मैं तहे दिल से सभी मीडिया के साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और हमारे बातों को रखने का एक ही मात्र जरिया है आपके माध्यम से हम मंत्रालय तक और समाज तक पहुंचने का एक जरिया है। ये आज का जो हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एडीटीए का, एक अब सभी को पता है कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक प्रस्ताव इस बार का विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में आने वाला है। बिल जो हैकी का एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जैसे हमारे स्पेकुलेशन है, हैकी के बारे में वो ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं। बिल में क्या है वो अभी हमें पता नहीं है, और लेकिन अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट के तहत अगर हम चलते हैं, जो स्वरूप हमारे सामने है उस आधार पर हमने अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे और हमारी समझ उसके ऊपर ही, उसके तहत ही बनी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का दो पहलू है। एक है एकेडमिक पहलू, जिसके तहत एकेडमिकली एनईपी 2020 ऑलरेडी इन प्लेस है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एनईपी के तहत कोर्सेज, करिकुलम और जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, ये सब कुछ आ चुका है। अब रहा बात उसके तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है, वो चेंजेस हैकी के माध्यम से ये लाने की प्रयास कर रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा कि एनईपी 2020 से पहले ही ये हैफा ऑलरेडी 2015 के बाद हमारे ऊपर लागू हो चुका है। आज कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, हमें लोन लेना हो रहा है। और एक लेटर 2015 में इन्होंने लिखा था कि 30% आपका जो बजट है उसको आपको खुद को जनरेट करना होगा। हम लोगों ने तभी भी इसके विरोध में बात किया, लेकिन तत्कालीन जो डूटा के नेतृत्व था उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया। और आज नतीजा ये है कि यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर जेएल गुप्ता जी बैठे हैं। पहले डॉक्टर टीएन ओझा मेंबर एकेडमिक काउंसिल है, डॉक्टर जेएल गुप्ता फिनांस कमेटी के मेंबर हैं, डॉक्टर राजपाल सिंह पवार एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, डॉक्टर प्रेमचंद पहले एक बार डूटा का जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, और बिमलेंदु तीर्थंकर ये मौजूदा डूटा का सेक्रेटरी भी हैं, और तमाम जो साथी राजेश झा भी हैं और बाकी लोग भी हैं। ये हमारे साथ एसपीएम कॉलेज का स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, राम किशोर जी भी हैं जो हमारे एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं। ऐसे जो अनुपम सन्नी है, सत्यवती कॉलेज का स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, तो समरेंद्र जी हैं। तो ये जो बातें हैं, मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि शैक्षणिक रूप से हमारे पास ये एनईपी 2020 ऑलरेडी इन प्लेस है, और कई एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भी हमारे ऊपर अभी लग चुका है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा जो तबाही मची है वो सबके समक्ष है। हमें पहले 5 पीरियड पढ़ाते थे, अब 3 पीरियड में हमें तब्दील कर दिया गया। 4 घंटे का प्रैक्टिकल होता था, उसको 2 घंटे में तब्दील कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि हम कोर्सेस को खत्म नहीं कर पा रहे, ये सच्चाई है। ये यूनिवर्सिटी एक संस्था है जहां के माध्यम से हम बच्चों को एम्पावर करना चाहते हैं ज्ञान के लिए, एजुकेशनली, जो आज हम लोग असमर्थ पाते हैं।
और जो फोकस है कोर पेपर का वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया है। ये इसलिए हुआ, अगर इसे विचार विमर्श करके करते तो शायद अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब कम से कम इसके ऊपर उन्होंने सुधार जो है उनको करना चाहिए, और कोर पेपर का जो प्राथमिकता है उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन अभी ये जो हैकी का जो डॉक्यूमेंट अभी आएगा, वो मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं मैं आपको पढ़ करके बता देना चाहता हूँ। वो ये कह रहा है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी हैकी है, उसका 4 पिलर्स हैं, और उसके नीचे वो लिख रहा है कि इफेक्टिव गवर्नेंस लीडरशिप इन हायर एजुकेशन सिस्टम, पेज 49 में, जिसके तहत ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल में। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वो कहते हैं कि जिस दिन ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन जाएगा, मतलब हैकी बनने के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनेगा, उसी में ये उस सिलसिले में ये भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, तो ऑटोमेटिकली ये लिख रहा है द बीओजी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन विल बी एम्पावर्ड टू गवर्न द इंस्टीट्यूशन फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, make all appointments including that of the head of the institution, and take all decision regarding governance. There shall be, जो समझने की बात है, there shall be overarching legislation that will supersede any contravening provisions of other earlier legislation, and would provide for constitution appointment modalities of the functioning and rules and regulation. अब बच क्या गया, मतलब जिस दिन ये बीओजी आ जाएगा, हैकी बनने के बाद बीओजी आएगा, तो जितने यूनिवर्सिटी में एग्जिस्टिंग रूल्स, रेगुलेशन, स्टैट्यूट, एक्ट, ऑर्डिनेंसेस है, वो सब के सब धराशायी हो जाएंगे। ये खुद लिख रहे हैं। तो एक इसके ऊपर बहस जरूर होना चाहिए। अब इसमें बिल में क्या उन्होंने लिखा है, बिल क्या में डिटेलिंग है, ये हमें पता नहीं है। वी आर मेकिंग ए सिंसियर अपील टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू मेक द बिल पब्लिक so that a free and informed discussion can take place at various quarters and make it inclusive to the best possible extent. And प्राइवेटाइजेशन, उच्च शिक्षा का निजीकरण इस देश के ना हित में है ना शिक्षा का हित में है। अनुदान नहीं मिलने पर क्या परिणाम हो रहे हैं? हमारे साइंस के लेबोरेटरीज में आज इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लाइब्रेरीज के पास पैसा नहीं है, कॉलेजेस के पास पैसा नहीं है, ट्यूशन फीस लगातार बढ़ रहे हैं। जो एक साधारण परिवार का बच्चा है वो आज असमर्थ महसूस करता है अपने आप को ये फीस स्ट्रक्चर को इकट्ठा करने में। तो ये फंडिंग के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जो 4 वर्टिकल से एक वर्टिकल फंडिंग के ऊपर भी है, ऑटोनॉमी के ऊपर भी एक वर्टिकल है। खाली सारा चीज को ऑटोनोमस आंकलन करेंगे। अब उनका कहना है कि जो सबसे बढ़िया आंकलन हो रहा है उसको पैसा की जरूरत नहीं है, वो खुद ही पैसा धनराशि इकट्ठा कर लेगा, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको बंद करने की सुझाव है। लेकिन आप कभी भी 2 कॉलेज को, 2 यूनिवर्सिटीज को एक मूल्यांकन तरीके से नाप नहीं सकते। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जो कई कॉलेज ऐसे, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूंगा, और कई कॉलेज ऐसे जो प्रतिष्ठित है अपने आप को कई सालों से, इन दोनों को जो अगर आप देखेंगे उसमें जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो दोनों अलग अलग है। कहीं पर तो फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं, उनको भी पढ़ने का अधिकार है। उनसे अगर आप उपेक्षा करेंगे कि उनका रिजल्ट इतना % हो जाए और वो ऐसे परफॉर्म कर लेंगे, ये संभव नहीं है। बिहार का भी एक यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु का दरकिनार में एक यूनिवर्सिटी है, उसे भी जिंदा रहने की अधिकार है जितना कि दिल्ली विश्वविद्यालय को या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को। मैं इसलिए ये बड़ी चिंता की विषय है। और ये जो बीओजी है
ये सिलेक्शन से लेकर के द सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट बाय द बीओजी। और बीओजी में खास बात क्या है कि उसमें जो मेंबरशिप है वो नॉमिनेटेड रहेगा और वो पहले से तय करके मेंबर भेज देंगे। उसमें अगर कोई वैकेंसी अगर आती है, वो वैकेंसी खुद वो बीओजी ही फिलअप कर देगी। इसका मतलब बीओजी एक परमानेंट बॉडी होगी, उसमें कोई भी वैकेंसी है तो सच है। और लिखता है, अब ये डॉक्यूमेंट में कई बार हेर फेर हो रहा है। पहले तो लिख रहे थे कि इनकन्वीनियंट मेंबर विल बी रिप्लेस्ड बाय अ सुटेबल मेंबर। मतलब आप उनके बातों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप इनकन्वीनियंट मेंबर हो जाएंगे। एंड सच ए मेंबर विल बी रिप्लेस्ड बाय द बीओजी इटसेल्फ। कहीं से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो भरतराम चरतराम या ऐसे जो बहुत सारे जो ट्रस्ट है, उसी टाइप का ये भी एक ट्रस्ट बनेगा। हम उस दिशा में उसको देख रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं। कई बार तो इसलिए उच्च शिक्षा का ये सबसे दयनीय स्थिति होगा। हम इससे सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम जो बिल है जो ला रहे हैं, वो प्रस्तावित बिल को सबके समक्ष रखें। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी का या कॉलेजेस का जो माली हालात है वो काफी खराब है। गुप्ता जी से ही मैंने डॉक्यूमेंट लिया था और मैं इसमें आपको दिखाना चाहूंगा। शायद गुप्ता जी के पास अभी हो या ना हो, मेरे पास है। ये डॉक्यूमेंट है, जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बिल्कुल डगमगा गई है। देखिए 2024 और 25 में जहां हमें यूजीसी ने हमें 473 करोड़ यूनिवर्सिटी को दिया और हमारा खर्चा था 478 करोड़, 0.72 करोड़। डेफिसिट था 5.72 करोड़ का। और 2025 और 26 का मौजूदा समय का, क्योंकि अभी ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये पारित हुआ है, हमारे लोगों ने, डॉक्टर जेएल गुप्ता जी ने फाइनेंस कमेटी में उसका विरोध किया, राज्यपाल जी ने उसका विरोध किया। और मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं, 540.75 करोड़ हमें यूजीसी से मिला और हमारा खर्चा हुआ 488 करोड़। तो इसका जो डेफिसिट है वो 50 करोड़ का है। मतलब एक साल जहां 5 करोड़ का डेफिसिट था, आज 50 करोड़ का डेफिसिट है। लगभग हर कॉलेज का डेफिसिट इसी परिणाम अनुपात में हो रहा है। और ये फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। मेडिकल रिएम्बर्समेंट समय पर नहीं, समय पर क्या, बहुत सारे कॉलेजेस में कई नहीं दे पा रहे हैं। एज ए रिजल्ट हमारे जो लिस्टेड एजुकेशन, ये जो हॉस्पिटल्स है, हमारे पेशेंट्स को देखने में इनकार कर रहे हैं। आप क्रिटिकल होकर के जाइए, लेकिन आपको देखेंगे नहीं। तो यूनिवर्सिटी ने हर प्रकार का कोशिश किया। देखिए, कोशिश करने में उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। अलुमिनाई फंड इकट्ठा करने की उन्होंने कोशिश किया, लेकिन हमें पहले से पता था कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है इस प्रकार से ट्यून्ड नहीं है। हम कोई अलुमिनाई फंड इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत ज्यादा धनराशि एक आईआईटी जितना इकट्ठा कर सकता है, अगर स्टैनफोर्ड कर सकता है, ऑक्सफोर्ड कर सकता है, उनका रिसर्च भी उसी अनुपात में हो रहा है। वो लोग इतने किताब भी लिख रहे हैं और उनका जो रॉयल्टी है उधर बहा रहा है, और उनका पेटेंट बहुत ज्यादा है। और जबरदस्ती अगर हमारे एक ऊपर ये डाल देना चाहते हैं तो इसका नतीजा आपके समक्ष है। आगे होकर के ये और बढ़ेगा। तो इसलिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री से अपील कर रहे हैं कि कम से कम फंडिंग के ऊपर कोई लगाम, ये जो प्रकार का जो प्रतिबंध है उसको हटाया जाए और ये डॉक्यूमेंट को अवेलेबल कराया जाए। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे साथी जो बैठे डॉक्टर जेएल गुप्ता। फ्रेंड्स, मुझे दो एक बातें करनी है खाली। एक तो जो ये आपका बोर्ड ऑफ गवर्नेंस आ रहा है, बोर्ड ऑफ हैकी, हाँ,
काफ़ी घातक होने वाला है। सेंट्रलाइज्ड पावर चाहते हैं वो। अभी तक क्या है, हमारा डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है हमारे, वी गॉट स्टैचूज, आपका ऑर्डिनेंसेस है हमारे। उसमें देखिए पहले चीज़ें जो है एसी में आती है, फिर ईसी में आती है, बाकायदा कमेटीज़ के थ्रू, अल्टीमेटली कोर्ट भी है, एक चैनल है। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के हिसाब से चलता है। आप खाली सारी पावर्स आप यदि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ही दिया जाएगा, वो भी नॉमिनेट करके। यहाँ तो हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ऑर्डिनेंस के हिसाब से इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन के हिसाब से पार्टिसिपेट करते हैं। आपको सभी को मालूम होगा इस बात का। ये बिल्कुल गलत है और ये आगे आने वाले समय में यूनिवर्सिटी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात मुझे ये करना है कि आदित्य जी ने बताया फंड की बहुत बुरी हालत है। क्या करते हैं, अब उन्होंने सब क्या रखा है, अपराध करिए। और ये लोग अपराध जनरेट करने के नाम पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट फंड को यूज कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड इज अ फंड क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट्स और मेनली कॉलेजेस से आता है। लार्ज उनका जो अनुपात है उनका कॉलेज की तरफ से आता है और वो उसको जिस ढंग से चाहते हैं वो खर्च करना चाहते हैं। दिस इज बैड, वी ऑब्जेक्ट टू इट। तो हमारी आपसे निवेदन यही है कि आप भाई इनको इसको पुराने फंक्शनिंग को डिस्टर्ब ना किया जाए और फंडिंग को, ये नहीं फंडिंग जो आपका फंडिंग देने से मना कर रहे हैं, फंडिंग पे इस पर विचार किया जाए। दिस इज माय सबमिशन प्लीज। थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपने एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली जो है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ग्रांट बंद होती जा रही है और लोन बढ़ते जा रहे हैं। अब जो भी काम चल रहा है, करीबन 2000 करोड़ रुपए का फंड हमारे पास आया है, उससे यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट जो भी अभी है वो चल रहा है। हमारे पास ग्रांट नाम की चीज़ नहीं है, ग्रांट बंद कर दी गई है। और साथ उसी प्रोसेस में यूजीसी भी बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका भी नाम ग्रांट कमीशन है, तो उसको भी वाइंड अप कर ही रहे हैं सारा, क्योंकि जब ग्रांट देनी नहीं है तो यूजीसी क्या करेगा उसमें। तो ये काफ़ी सीरियस चीज़ें डेवलपमेंट है। जैसे बताया, फैमिली ट्रस्ट की तरह आगे चलेगा कि जिसको चाहे रखेंगे, जिसको चाहे हटा देंगे। जो अभी तरीका था कि यूनिवर्सिटी से गवर्निंग बॉडी के मेंबर पास होकर के जाते थे, इसी से पास होकर के जाते थे, तो हम ऑब्जेक्शन करते थे इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, इसकी क्या क्रिमिनल केस है, तो वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है किसी को भी। फैमिली ट्रस्ट की तरह चलेगा, ये सबसे सीरियस चीज़ है। और जो दूसरा इन्होंने अभी पढ़ करके बताया कि अगर ये जो एक्ट नया आने जा रहा है, उस पर स्पेशली ये लिखा हुआ है कि ये सब पुराने एक्ट्स को सुपरसीड करेगा, ऑर्डिनेंसेस को, जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। उसमें आपकी सर्विस कंडीशन भी आ जा सकती है, हो सकता है आपकी सर्विस कंडीशन भी चेंज हो जाए। या इस तरह का अंदाजा है कि अगर 4 आदमी आपने रखे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, चारों की तनख्वाह अलग अलग हो सकती है, ऐसा भी प्रोविजन हो सकता है इसके अंदर। तो ये थोड़ी सी सीरियस चीज़ें हैं जो कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसको पढ़ने के लिए दे, ताकि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन अगर कोई है तो उसको जो है रेक्टिफाई किया जा सके। नमस्कार। डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा ने बहुत ही विस्तार से जो देखी है और आने वाली जो चुनौतियां हैं उसको सामने रखा है। उन्होंने ये भी बताया, और हम सब लोग जान रहे हैं कि अभी एक ही का प्रस्तावित बिल है पार्लियामेंट में। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो बेस है एनईपी का, उस एनईपी का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को अगर दो पार्ट हम देखें, एक एजुकेशनल पार्ट है उसका और एक जो है उसका गवर्नेंस वाला पार्ट है। दोनों पार्ट में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को बगैर एड्रेस किए हुए अगर यह बिल आता है और इस बिल में अगर उसको सरकार लेकर के आती है, तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन एक वेलफेयर स्टेट में स्टेट की जिम्मेवारी है और फुली फंडेड होना चाहिए एजुकेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई लेयर की सोसाइटीज है। हम दिल्ली में बैठ करके अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारा समाज, जब हम कहते हैं कि हमारा समाज, तो उस समाज में वो तबका भी है जो कि पहली दफा क ख ए बी सी सीखा है। तो अगर उसको आप फेफा की तरफ ले जाएंगे, उसको आप फंड कट करेंगे, उसको एक तरह से आप वो डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं देंगे, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। शिक्षकों के लिए भी खतरनाक स्थिति है। जिस बीओजी की बात लगातार हो रही है और वो एनईपी में उल्लिखित है, उसमें हमारा सर्विस कंडीशन क्या रह जाए और उसका फ्यूचर क्या रह जाए। तो एक असुरक्षित शिक्षक किस समर्थ भारत को बनाएगा, यह भी सोचने की बात है। विस्तार से मिश्रा जी ने बात की है। ये डॉक्यूमेंट्स आ जाता है
तो इस पर और भी हम लोग चर्चा करेंगे और एडीटीए के पूरा पैनल पूरे लोग एक तरह से एनईपी की रिव्यू, नो हेफा, फुली फंडेड जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उसकी हम मांग करते हैं। धन्यवाद। प्रेमचंद। नमस्कार। आज जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो नई एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन हमारे सामने आ चुके हैं और आप देख भी रहे हैं। जिस प्रकार से 4 साल का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया और उसमें वर्कलोड की पोजीशन और हमारे स्टूडेंट के सामने जो कई तरह की विसंगतियाँ सामने आ रही हैं वो आप सबके सामने वो बताने की ज़रूरत नहीं। जैसा प्रोफेसर आदित्यनाथ मिश्रा जी ने बताया कि संक्षेप में आपको बताया, आप देखेंगे कि पिछले 10 साल से जिस प्रकार से जो ग्रांट बेस्ड एजुकेशन था हमारा उसको लोन बेस्ड कर दिया गया और उसका असर सीधा सीधा हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन के ऊपर पड़ा, खासतौर से SC ST OBC और महिलाओं के ऊपर खासतौर से इनके तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पहला। दूसरा कि स्कॉलरशिप का अनुपात घटता जा रहा है पहले से और उसकी स्कॉलरशिप की दरों में भी काफ़ी कमी आती जा रही है, स्टूडेंट की संख्या भी कम की जा रही है। आप देखेंगे कि इस प्रकार जो ये एक सामाजिक परिवर्तन जो चल रहा था हमारे देश में वो एकाएक प्राइवेटाइजेशन के कारण वो सामाजिक परिवर्तन एकदम से रुक जाएगा। जो साइलेंट रिवॉल्यूशन एक तरह से जो हमारे देश में चल रहा, जो जिसमें समाज के सभी वर्गों को फायदा एजुकेशन के माध्यम से पहुंच रहा है, वो निजीकरण के माध्यम से एकदम से रुक जाएगा। इसमें वही जो सक्षम होगा वही आगे बढ़ेगा। तो इसके कारण जो है हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन को बहुत ज़्यादा नुकसान है। सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और हायर एजुकेशन में, ख़ासतौर से हायर एजुकेशन में हमें उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि जिस प्रकार से जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो आज जो हमारे एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो यूनिवर्सिटी के चीज़ों को निर्धारित करती है, फाइनेंस को, हमारे एकेडमिक स्ट्रक्चर को, वो सारा ध्वस्त हो जाएगा और फैसला कोई और लेगा जिसमें प्राइवेट प्लेयर आएंगे जो उसके बारे में फैसला लेंगे। एजुकेशन वाले जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो उसके ऊपर कुछ अपना इनपुट नहीं दे पाएंगे, वो उसके ऊपर अपना विचार नहीं दे पाएंगे। रही बात जहाँ तक रिसर्च की बात है, रिसर्च के ऊपर अभी आप देखेंगे कंपोनेंट जितना हो रहा है, जैसा कि आदित्य सर ने भी बताया, JL गुप्ता सर ने भी बताया कि रिसर्च के कंपोनेंट के कम होने की वजह से हमारे रिसर्च में भी गिरावट आई है। अब आप ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड के साथ तुलना करते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते भारतीय हालात बिल्कुल अलग हैं और भारत की सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। उसके मद्देनज़र हमने उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम इस डाइवर्सिटी का सम्मान करते हुए सभी को सारी यूनिवर्सिटीज़ को, सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को और रिसर्च इंस्टीट्यूट को हमें ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए ताकि हमारा जो है भारत एक रिसर्च में भी और साइंस में भी और हमारे और अन्य चीज़ें हैं जो सामाजिक के परिवर्तन के वाहक हैं उनको हम आगे बढ़ा सकें, जिससे शिक्षण में भी और हमारे बच्चों को भी इसके बारे में फायदा पहुँचे और वो अपना एक सुदृढ़ भारत का निर्माण कर सकें। थैंक यू। किसी को कोई तो जितने कानून है, जितने नियम बनाए जाते हैं CSE के माध्यम से, वो सब ऊपर से बन के उल्टा से हो जाएगा। वो तो कोर्सेज को लेकर के, करिकुलम को लेकर वो के कोई जरूरत नहीं है ना। स्टाफ एसोसिएशन ऑलरेडी चेंज हो गया है तो कैरिकुलम तो बना के दिया जाता है, ये बढ़ाना है। पहले कैरिकुलम हम बनाते थे, अब तो नाम मात्र के हम एनेक्टमेंट कर रहे हैं। वो भी पहले जो स्ट्रक्चर था, जो करिकुलम था, सब कुछ था। अब जो कोर्स है ये सारा चीज हम लोग खुद डेवलप करते थे, अब तो उसमें हम लोग जो है फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं और एक एक्सरसाइज में हम लोग ला रहे हैं। देखिए करिकुलम में क्या है, अभी जो प्रैक्टिस है, कॉलेज से प्रपोजल आते हैं, फिर डिपार्टमेंटल कमेटी में आता है,
फिर कमेटी ऑफ कोर्सेज में जाता है, फिर एकेडमिक काउंसिल में जाता है। दिस इज सुप्रीम बॉडी। सारे कमेटी ऑफ जो कोर्सेज हैं वो सारे वहाँ पास होते हैं। अब ये सारा जो चैनल है तो सब खत्म कर देंगे। वो भी एक रूल के हिसाब से लोग उसमें चुने जाते हैं और वो एक कलेक्टिव डिसीजन से चीज़ें आती हैं। आप जो बता रहे हैं कि साहब ऊपर से आएगा, ऊपर से क्या आएगा? नहीं आ रहा है, अभी आ चुका है, उसमें हम 30% 20% को चेंज कर सकते हैं। कंडीशन ये है। दिस इज द बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। अभी जो कोर्सेज करिकुलम आ रहा है उसमें 20% आप चेंज कर सकते हैं, 15-20%। एक मसला ना हाँ, नियुक्तियों को 20% लेकर कर के सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स मतलब ये भी तो गलत है ना। अपॉइंटमेंट में लिखा हुआ है ना क्लियर हाँ। कट, नहीं, इसमें अभी लिखा हुआ ये रिक्रूटमेंट तो- और रूल ये एंड तो, रेगुलेशन। उसमें है एक में, लेकिन अभी कुछ लोग हमसे रोज लगभग फोन करते हैं कि एपीआई चेंज हुआ है जो, तो ओल्ड एपीआई नया एपीआई, तो जो यूजीसी वो कह रहे हैं 3 एपीआई एक साथ चल रही है। क्या क्लियरिटी क्या है उसकी? यूजीसी की मान रहे हैं कि अपना चला रहे हैं कि ऑटोनोमस कुछ सर है कि ये नहीं? बहुत फ्लूइडिटी है। अब देखिए, अब जर्नल में पब्लिकेशन करने का बात है। यूजीसी ने कहा कि भाई हमारा ही जर्नल होगा, मतलब जो यूजीसी केयर लिस्ट बिल्कुल उसमें जो पब्लिकेशन होगा हम उसको ऑनर करेंगे और कोई भी रेफरेड जर्नल को हम नहीं मानेंगे। ठीक है सर, किताब का आर्टिकल को भी नहीं मानेंगे। ठीक है, अब यूजीसी केयर लिस्ट यूजीसी ने खुद ही उसको ध्वस्त कर दिया। फरवरी 2025 में अब बोल लीजिए। देखिए, इसमें जो है ना फरवरी 2025 में यूजीसी ने उसको विड्रॉ कर लिया। अभी इसका कमेटी बनी थी एज एकेडमिक काउंसिल के मेंबर में हम और रामकुशवर जी थे। हमने एक सवाल उठाया कि आप स्कोपस की बात करते हैं, हमने कहा कि आपसे निवेदन है कि 5 स्कोपस मैगजीन हिंदी में बता दीजिए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि आप फरवरी में यूजीसी केयर को विड्रॉ कर लेते हैं, आज नवंबर महीना में दिसंबर महीना में मुझे कोई लेख छपवाना है, हम कहाँ छपवाएं? हिंदी के व्यक्ति हैं, स्कोपस है नहीं, यूजीसी केयर है नहीं, हम एलिजिबल होना भी चाहते हैं, नहीं हो पाएंगे। ये समस्या है। देखिए सर, अभी राजपाल जी ने मुद्दा उठाया कोर्ट में। हमने कहा कि हर डिपार्टमेंट को ट्रस्ट करिए ना, ट्रस्ट योर ओन डिपार्टमेंट्स एंड आस्क देम इन कंसल्टेशन विद द कॉलेज टीचर्स। वो एक एवरी डिपार्टमेंट इज लिंक्ड विद द कॉलेज। दे शुड प्रिपेयर एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द जर्नल्स, रेफरेड जर्नल्स हो, एग्जॉस्टिव लिस्ट करे, ये कोई मनमानी नहीं करे। और सच ए लिस्ट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट आप उसको मान्यता दीजिए और कहिए कि भाई ये इसमें छपेगा तो अच्छा है। अब मैं ना किसी ऐसे चीजों में जाना नहीं चाहता हूं। देखिए, हमारा पर्पज है हैकी के बारे में बात करना, शिक्षा नीतियों के बारे में बात करना, फंडिंग के बारे में बात करना, तो इसलिए मैं निटी ग्रिटी में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये शोभा भी नहीं देता है। लेकिन आप जो कम से कम जो अच्छे जर्नल से उसको मान लीजिए, खत्म करिए, कहानी खत्म करिए। सर जो बात वो थी, बात ये थी कि नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ चलती है, उसमें अब जैसे गेस्ट के लिए उन्होंने एपीआई अभी 55 कर दिया, परमानेंट 5000 हुए तो 50 एपीआई वाले लोग भी गए, 47 एपीआई वाले भी लोग गए। उसके बाद जो एडहॉक बंद हो गया, सभी चीज़ें बंद हो गई। अब जो एडहॉक तो होगा नहीं, एपीआई स्कोर जिनका 55 नहीं है उनको अगले सेमेस्टर में बाहर कर दिया जाए। तो एक विश्वविद्यालय 3 नियम चल रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में देखिए, ये तो वी आर ऑल अपोज टू सच टाइप ऑफ एपीआई। हम तो शुरू से ये डिमांड करते हुए आ रहे हैं और हमने कभी अलाउ भी नहीं किया कि आपके पास है तो सबको बुलाओ ना, इंटरव्यू करवाओ, क्या दिक्कत हो गया। इस प्रकार का अटेम्प्ट तो पहले भी हुआ है, लेकिन वी हैव नेवर टॉलरेटेड सच टाइप ऑफ थिंग्स। हमने कहा कि अगर 10 आदमी अगर किसी और यूनिवर्सिटी बुलाता है, मैंने कहा वो हमारे सामने कोई एक मॉडल नहीं है। लेट अस क्रिएट, वी आर ए मॉडल इन आवरसेल्फ। अरे 2 दिन और फालतू चल जाएगा इंटरव्यू, क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट के देखिए होता क्या है, इस पे मैं आपको बताऊं कि ये कैसे इसको तोड़ते मरोड़ते हैं। जैसे इन्होंने ये कहा कि भी एक किसी पोजीशन के लिए हम 40 लोगों को मैक्सिमम बुलाएंगे, ठीक है, और उसका ये तभी तो एपीआई का आता है ना, ये कि- एपीआई स्कोर होना चाहिए। हमने उसमें अपनी तरफ से ऐड ये करवाया कि भाई जो एडहॉक है पुराने, उनको तो जरूर मौका दिया, उनका एपीआई स्कोर है या नहीं है। तो हमने उसको काफी जोर शोर लगा करके एग्री करा लिया।
लेकिन ये क्या करते हैं, अब उसको कहते हैं कि उस 40 में ये लोग होंगे, तो वो तो और कम होंगे, फिर बाकी टोटल 40 होंगे, तो ये कैसे हो सकता है? और सर यहाँ नंबर का वेरिएशन बहुत रहता है दिल्ली विश्वविद्यालय में। अगर 90 से 2000 की बात करें, वहाँ 59 पॉइंट वाला गोल्ड मेडलिस्ट हो जा रहा था, आज 85% वाला भी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो पा रहा, तो वो डिफर हो रहा है। वहाँ का जो किया हुआ पीएचडी वो व्यक्ति तो आ ही नहीं रहा। देखिए नहीं, हम कुछ और बात देखिए ऐसा है, मैं वो बात कह रहा आप हूँ जो सर कह आपको। रहे ठीक है। नहीं बिल्कुल एपीआई, देखिए एपीआई इंडेक्सिंग करने का मतलब है कि यू आर कॉलिंग सम पीपल, नॉट कॉलिंग, लेट अस कॉल एवरीबॉडी। एक दिन इंटरव्यू फालतू हो जाएगा। अरे कितना आदमी बेदर्दी घूम रहा है दर्द से एक नौकरी के लिए, उसको अगर नहीं, अभी जो 5000 इंटरव्यू आपने किए नहीं सारे ऐसे, तो क्या दिक्कत होगा? मुझे नहीं कोई लगता। सर देखिए हमारी डिमांड क्या है इसमें, जितने भी लोग लगे हुए हैं उनको बुलाया जाए। एक आपको ग्लेरिंग एग्जांपल अब देखिए ये वी आर एक समवेयर, नहीं समवेयर वी आर गोइंग फ्रॉम आवर बेसिक एरिया। लेट मी टेल यू, वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट the coming bill that it is going to come, proposed bill, and this will create disaster. ना आप कुछ बोलने लायक रहेंगे, ना हम कुछ सुनने लायक। बिल्कुल There will be no decision making process. So let us talk about the bigger thing. These things are happening and we are protesting. अब जितना इसके जितना consequences हैं ना सारे इनके। लेकिन वो अगर एक बार हो जाता है तो फिर आप गए कि मुझे बता दीजिए। सर मेरा एक सवाल है कि अगर ये बीओजी बनता है तो इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय का जो स्टेटस और बाकी ABCD यूनिवर्सिटी सबका स्टेटस इक्वल हो जाएगा फिर तो? जो हम लोग कहते थे कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्टेटस रखती है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, यानी कि सब एक ही उस पर आ जाएंगे। बी एज गुड एज एनी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो सिस्टम जो डेवलप हो जाएगा उसमें तो There will be no difference. There will be no difference. और बाई हमारे जो अधिकार खुद स्वायत्तता को खत्म करके कोर्स और सिलेबस में कॉमन सिलेबस, कॉमन प्रोग्राम्स ला करके ऑलरेडी हमारा जो अस्मियता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। कहाँ हमारा कुछ जो सिलेबस होते थे वो दूसरा यूनिवर्सिटी कभी सोच ही नहीं सकता था कि हमारा सिलेबस को वो ले ले, और हम लोग पढ़ाते थे और हमारे बच्चे अच्छे होते थे। तो इसलिए क्योंकि हम लोग खुद इवॉल्व करते थे वो सिलेबसेस को, और एक यूनिवर्सिटी को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में जब आप ले लेते हैं या प्राइवेट संस्था के रूप में आप ले लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी जिस पर्पस के लिए बनी है वो पर्पस ही डिफीट हो रहा है। और मैं ये बातें नहीं कह रहा हूं। 1903 में मदन मोहन मालवीय और आपका गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने लॉर्ड कर्जन का द्वारा लाया गया यूनिवर्सिटी एक्ट के ऊपर एक डेलिब्रेशन करके एक रेजोल्यूशन पास किया था। उसका भी दस्तावेज हमारे पास है, मदन मोहन मालवीय और गोखले का। आप लोगों को आजकल तो सब कुछ मिल रहा है, वो 1.5 पेज का है, उसको पढ़ लीजिएगा। They are opposed to the universities act because, and Lord Curzon could not implement that. उस समय में भी लॉर्ड कर्जन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी को कन्वर्ट करके उसको रेगुलेट करोगे, उसके ऊपर अगर सरकारी डिपार्टमेंट, द बेसिक पर्पस फॉर व्हिच द यूनिवर्सिटी हैज बीन क्रिएटेड विल बी लॉस्ट। Now we are doing those things. Now, unfortunately, we in the university system also and outside, we are not able to understand it. एक सरकार अपने बोझ को कम कर रही है या यूनिवर्सिटी पर बोझ डालना चाह रही है? क्या कर किसी अपना बोझ को तो कम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के ऊपर बोझ क्या डालेगी? ये आप अशोका यूनिवर्सिटी का मालिक को पूछिएगा तो, सॉरी मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सॉरी। अगर किसी यूनिवर्सिटी को पूछेगा कि तुम ये यूनिवर्सिटी खोल करके तुम्हारे ऊपर, आपके ऊपर कोई बोझ हो, तो कभी नहीं कहेगा कि हमारे ऊपर बोझ है। उसका तो बिजनेस प्रपोजिशन है, स्टूडेंट पे बोझ पड़ेगा। उसका तो बिजनेस प्रपोजिशन है, तो आप इसको बोझ क्यों मानते हैं? जब वो प्रपोजिशन रहेगा तो उसका बोझ कहाँ होगा? उसका मतलब कुछ और होगा, उसका मकसद कुछ और होगा, प्रॉफिट मेकिंग होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा, एंड दे विल बी अचीविंग दैट।